बच्चों, आज आपको बहुलक जो कि आपके लेसन नंबर 15 है, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बहुलक पॉलीमर, इसकी बात करें तो इससे संबंधित एक एग्जाम्पल जो है आपको समझना पड़ेगा। जैसे ये एग्जाम्पल है पॉलीमर से संबंधित एथीन, और एथीन की अनेक इकाइयां मिलकर के और आपस में जुड़ करके और ये बनाती हैं इस प्रकार से बहुलक, जिसका नाम है पॉलीथीन। इसमें ये एकलक है और ये है बहुलक। ये एक एग्जाम्पल है, इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं जो आपको समझनी पड़ेगी। सबसे पहले इससे संबंधित बहुलक है, उसकी क्या परिभाषा होगी। तो ये जो बहुलक या पॉलीमर जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। पॉली प्लस में मर्स, जिसका अर्थ होता है अनेक इकाइयां। तो इसमें क्या होता है कि अनेक इकाइयां जुड़ती हैं, तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि अनेक एकलक इकाइयों से मिलकर बने उच्च अणु भार वाले यौगिक कहलाते हैं बहुलक। तो ये है बहुलक की परिभाषा। इसके बाद में इसी में देखें तो इसमें एकलक, इससे संबंधित ये शब्दावलियां हैं। एकलक, मोनोमर। एकलक या मोनोमर किसे कहेंगे, ध्यान दें। ये जो है एकलक है, ये एक सरल अणु है और इससे मिलकर के ये बहुलक बनता है। इसकी बार बार पुनरावृत्ति हुई है, इससे मिलकर के बहुलक बनता है। तो यहाँ पे इसकी जो डेफिनेशन इस प्रकार से होगी कि वे सरल अणु जिनकी बार बार पुनरावृत्ति से बहुलक का निर्माण होता है एकलक कहलाते हैं। फिर से ध्यान दें, वे सरल अणु जिनकी बार बार पुनरावृत्ति से बहुलक का निर्माण होता है एकलक कहलाते हैं। अगले हैं, इसी से संबंधित अगली जो बात है वो है बहुलीकरण। बहुलीकरण, पॉलीमराइजेशन। बहुलीकरण क्या होगा, एकलक से बहुलक बनने की संपूर्ण प्रक्रिया कहलाती है बहुलक, बहुलीकरण। और अगली एक डेफिनेशन आपको और समझनी है, वो है बहुलीकरण की मात्रा। ये बहुलक से संबंधित शब्दावलियों की परिभाषाएं हैं। बहुलीकरण की मात्रा, तो यहाँ जो आप देख रहे हो n, ये एक संख्यात्मक मान है। इसकी संख्या कितनी भी हो सकती है, 100, 1500, 1000, जितने भी हैं, ये संख्यात्मक मान है। तो कितने संख्या में n अणु लिए गए हैं वो इसकी बहुलीकरण की मात्रा कहलाती है। n से, स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान दें इसमें कि बहुलक के निर्माण में भाग लेने वाले एकलक अणुओं की कुल संख्या कहलाती है बहुलीकरण की मात्रा, और इसको n से, स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक संख्यात्मक मान है। जैसे मान लीजिए यहाँ n का मान 1500 है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये 1500 अणु इसमें भाग लेकर के एक बहुलक का निर्माण कर रहे हैं। तो इसमें एकलक जितनी संख्या में भाग लेते हैं वो कहलाती है बहुलीकरण की मात्रा। तो इस प्रकार से ये इसके से संबंधित जो है शब्दावली होगी। आगे नेक्स्ट पॉइंट आपको इस लेसन में पढ़ेंगे। बहुलकों का वर्गीकरण। बहुलकों का वर्गीकरण, बहुलकों का वर्गीकरण। इस बहुलक के वर्गीकरण के आपके सिलेबस में 6 आधार हैं, अलग अलग आधार हैं। उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये आधार है स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर वर्गीकरण।
और स्रोत के आधार पर वर्गीकरण है। इसके आधार पे बहुलक 3 प्रकार के होते हैं और 3 प्रकार में सबसे पहला प्रकार है प्राकृतिक बहुलक, नेचुरल पॉलीमर। प्राकृतिक बहुलक नाम से स्पष्ट है, प्रकृति से प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब वे बहुलक जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, अर्थात वे बहुलक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले बहुलक कौन से हैं वो आपको समझना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए प्राकृतिक रबड़, रबड़ का एक पेड़ होता है, उससे बहुलक प्राप्त होता है, प्राकृतिक रबड़। इसके अलावा स्टार्च एक बहुलक है जो कि ग्लूकोज इकाइयों का बहुलक है। कहने का मतलब एक प्राकृतिक बहुलक है जो पेड़ों से प्राप्त होता है, पादपों से प्राप्त होता है। सेलुलोज ये भी एक बहुलक है, प्राकृतिक बहुलक है। इसके अलावा जैसे प्रोटीन ये भी बहुलक है। न्यूक्लिक अम्ल ये भी बहुलक है। इसके अलावा कपास, ऊन, रेशम ये सभी प्राकृतिक बहुलक हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। नंबर 2 दूसरे प्रकार के होते हैं अर्ध संश्लेषित बहुलक। अर्ध संश्लेषित बहुलक, अर्ध संश्लेषित बहुलक से मतलब जो आधे प्राकृतिक हों और आधे संश्लेषित हों। कहने का मतलब ये है, इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे आप लोग। जैसे ये प्राकृतिक रबड़ है, ये रबड़ मुलायम होता है, लचीला होता है, ज्यादा उपयोगी नहीं होता है, इसकी प्रत्यास्थता भी कम होती है। तो इसको उपयोगी बनाने के लिए इस प्राकृतिक रबड़ में सल्फर मिला करके और इसका वल्कनीकरण किया जाता है, जिससे वल्कनीकृत रबड़ बन जाता है। वो वल्कनीकृत रबड़ आधा प्राकृतिक होता है और आधा संश्लेषित होता है। तो परिभाषा क्या होगी कि वे प्राकृतिक बहुलक जिन्हें रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा रूपांतरित करके सुधारा जाता है, वे अर्ध संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए वल्कनीकृत रबड़। अब वल्कनीकृत रबड़ में देखेंगे तो ये आधा प्राकृतिक है, आधा संश्लेषित है और इसको रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा इसकी क्वालिटी को, इसके गुणों में सुधार किया गया है। तो वे प्राकृतिक बहुलक जिन्हें रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा रूपांतरित करके सुधारा जाता है, वल्कनीकृत रबड़ अर्ध संश्लेषित रबड़ कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए प्राकृतिक वल्कनीकृत रबड़ इसका एक एग्जाम्पल हो गया। इसी प्रकार से सेलुलोज में अगर नाइट्रिक अम्ल मिलाते हैं तो ये बन जाता है सेलुलोज नाइट्रेट। ये भी एक अर्ध संश्लेषित बहुलक है जो सेलुलोज से बना है। इसी प्रकार से एक होता है सेलुलोज डाइएसिटेट। सेलुलोज डाइएसिटेट ये भी एक अर्ध संश्लेषित बहुलक है। तो ये आधे प्राकृतिक है, आधे संश्लेषित है। तीसरे प्रकार के हो गए संश्लेषित बहुलक। संश्लेषित बहुलक तो संश्लेषित का मतलब मानव निर्मित, जो मानव के द्वारा बनाए गए हैं। तो लिखे वे, इसकी परिभाषा होगी वे बहुलक जो मानव के द्वारा प्रयोगशालाओं या उद्योगों में बनाए जाते हैं या संश्लेषित किए जाते हैं। वे बहुलक जो मानव के द्वारा उद्योगों में या प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं, मानव निर्मित है। और इसके एग्जाम्पल होंगे जैसे पॉलीथीन, इसके अलावा पीवीसी, इसके अलावा पीएन, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीथीन, इसके अलावा पॉलीस्टाइरीन, स्टाइरीन, इसके अलावा बहुत सारे हैं जैसे नायलॉन 66, टेरिलीन,
टेफ्लॉन, ब्यूनाइस, ब्यूनाइन, ऐसे बहुत सारे जो है ये संश्लेषित रबर हैं जो मानव के द्वारा निर्मित है। तो ऐसे स्रोत के आधार पे बहुलक के 3 प्रकार हो गए। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। वे प्राकृतिक बहुलक, वे बहुलक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। वे प्राकृतिक बहुलक जिन्हें रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा रूपांतरित करके सुधारा जाता है, अर्ध संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं। वे बहुलक जिन्हें मानव द्वारा प्रयोगशालाओं या उद्योगों में बनाया जाता है, संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं। इस प्रकार से ये स्रोत के आधार पे बहुलकों का वर्गीकरण हो गया। ये पहला वर्गीकरण। अब बात करते हैं अगला वर्गीकरण, वर्गीकरण दूसरा जिसका नाम है बी। अगला वर्गीकरण, वो वर्गीकरण है एक लकों के आधार पर, इसके आधार पे 2 प्रकार हैं एक लक के आधार पर, और वो 2 प्रकार क्या क्या हैं? एक का नाम है समबहुलक, समबहुलक, और एक का नाम है सहबहुलक। समबहुलक का मतलब समान, मतलब वे बहुलक जिसमें एक ही प्रकार की एकलक इकाइयां होती हैं, या वे बहुलक जिसमें एक ही प्रकार की एकलक इकाइयों से मिलकर के बनते हैं, या वे बहुलक जिसमें एक ही प्रकार की एकलक इकाइयां होती हैं, समबहुलक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पॉलीथीन, इसके अलावा पीवीसी, इसके अलावा पीएन, इसके अलावा पॉलीस्टायरीन। ये इसमें सब में आप देखोगे, ये मैंने आपको उदाहरण बताए, इनमें एक ही प्रकार की एकलक इकाइयां, अलग अलग प्रकार की नहीं। चलो यहाँ पे समबहुलक के उदाहरण है पॉलीथीन, पीवीसी, पीएन और पॉलीस्टायरीन। यहाँ पे इनकी पहचान इस प्रकार से है कि इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। यहाँ पे जैसे पॉलीथीन की बात करें तो इसका जिसकी एकलक इकाई होगी CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ आप देखेंगे ये पॉलीथीन की एकलक इकाई है, इसकी पहचान है, इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं समबहुलक के अंदर। तो यहाँ पे इसी प्रकार से जैसे इसमें एक ही प्रकार की एकलक इकाई है। अगला है जैसे पीवीसी, इसमें पीवीसी के अंदर ये एक ही प्रकार की एकलक इकाई है, ये पीवीसी की वाइनिल क्लोराइड, ये इसकी एकलक इकाई है। इसी प्रकार से अगली देखें पीएन की, तो पीएन की एकलक इकाई ये है, ये जिसका नाम है एक्रिलोनाइट्राइल। ये एक ही प्रकार की एकलक इकाई से मिलकर के बनते हैं। और अगला है पॉलीस्टायरीन, तो ये पॉलीस्टायरीन की ये एकलक इकाई है इस प्रकार से। तो ये इनकी एकलक इकाइयां हैं और ये एक ही प्रकार की एकलक इकाइयों से मिलकर के बनते हैं, इसलिए इनका नाम है समबहुलक। दूसरी प्रकार है नंबर 2, उनका नाम है सहबहुलक। सहबहुलक या इसको विषम बहुलक भी नाम देते हैं, विषम बहुलक, सहबहुलक या विषम बहुलक। तो परिभाषा ये होगी कि वे बहुलक जो एक से अधिक प्रकार की एकलक इकाइयों से मिलकर के बनते हैं, वे कहलाते हैं सहबहुलक या विषम बहुलक। इसमें एक से अधिक मतलब 2 प्रकार की होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जैसे ब्यूना एस, ब्यूना एन, इसके अलावा पेरिलीन, इसके अलावा नाइलॉन 66, ये इसकी एकलक इकाइयां हैं। यहाँ पे एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ब्यूनाइट्स, इसमें 2 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं? तो इसमें एक तो है इस प्रकार से CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर N इकाइयाँ ये है 1,3-ब्यूटाडाइन, 1,3-ब्यूटाडाइन, ये इसमें एकलक इकाई है। दूसरी इस प्रकार से है, इसमें ये दूसरी एकलक इकाई है, इसका नाम है स्टाइरिन, स्टाइरिन, ये दूसरी एकलक इकाई है। दोनों का बहुलीकरण होगा,
तो यहाँ दो प्रकार की एक लकीर है, तो इसमें यहाँ से डबल बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड टूट जाएगा, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा। तो जुड़ने के बाद में ऐसे होगा कि इसमें CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, और इसमें यहाँ पर CH2 CH C6H5 यहाँ पे, और ये बंद खुल गया। तो इस प्रकार से ये बन गई ब्यूना S। तो यहाँ पे दो एक लग इकाई होंगी, 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टाइन, इसके बहुलीकरण से ब्यूना S बनता है। इसमें ब्यूना N है, तो इसमें भी दो प्रकार की एक लग इकाई है, एक 1,3-ब्यूटाडाइन और एक स्टाइरिन की जगह इसमें एक्रिलोनाइट्राइल होती है, तो उससे बन जाएगा ब्यूना N। ऐसे टेरिलीन है, उसमें भी दो प्रकार की एक लग इकाई है, ऐसे नाइलॉन 6,6 है, उसमें भी दो प्रकार की एक लग इकाई है। तो ऐसे एक लकों के आधार पे दो प्रकार हो गए, समबाहुलक और सहबाहुलक। सम का मतलब जिसमें एक प्रकार की एक लग इकाइयां से मिलकर के बनते हैं, सहबाहुलक का मतलब जिसमें एक से अधिक प्रकार की एक लग इकाइयों से मिलकर के बनते हैं, वो कहलाते हैं सहबाहुलक। तो छात्रों, इस प्रकार से मैंने आपको ये वर्गीकरण के दो आधार बताए हैं, एक तो स्रोत के आधार पे वर्गीकरण, और ये अगला था एक लकों के आधार पे वर्गीकरण। ठीक है, आज के लिए इतना ही।